एक बार फिर से करें, किसके साथ? यही काम एक बार फिर से, किसके साथ? कंडक्टर, कैपेसिटर। हाँ, अब आपके पास सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आप कैपेसिटर के साथ यही काम करते हैं। ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं दोबारा बताऊंगा एक बार हम एक साथ लिखेंगे तीनों को, पर फिलहाल कैपेसिटर के साथ लिखते हैं, सिर्फ कैपेसिटर ओनली। अब आप मेरे को बता ही सकते हो चीज़ें, तो बता सकते हो ना, फिर तो हम 1-2 मिनट में ही आर्टिकल को ख़त्म कर देंगे। ये लो एसी लगा दिया, अब बताओ ये कैपेसिटर लगा दिया, वोल्टेज कितनी? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप बताओ वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होता है कैपेसिटर के केस में? कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? कल भी बताया था, Q इज इक्वल टू सी वी, यानी कि V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। पर करंट के साथ चाहिए, Q का फॉर्मूला करंट के साथ I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना? तो करंट क्या हुआ, चार्ज क्या हुआ, आई डी टी। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू चार्ज इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन सी। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर स्मॉल करंट ले लें या जो भी आप वैल्यू लोगे, चार्ज को विल बी इक्वल टू आई इंटू डी टी, तो करंट अगर स्मॉल वैल्यू लेंगे या जो भी करंट को लिखेंगे तो वो हो जाएगा सी, ऊपर जाएगा, V की जगह मैंने ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया, और ये आ जाएगा अपॉन में dt, और अपॉन में dt का मतलब है वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, राइट? c तो कांस्टेंट है, हम इसे लिखेंगे इट इज बेसिकली d बाई डी टी। c भी कांस्टेंट है, e नॉट भी कांस्टेंट है, तो c बाहर, e नॉट बाहर, साइन का डेरिवेटिव प्लस या माइनस, प्लस, तो प्लस कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा बाहर, तो हो गया माइनस कहाँ से होगा, डेरिवेटिव है, ठीक हो गया, चल गया काम। ओके, अब मैं इसे एक स्टेप में लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना, ई नॉट अपॉन ओमेगा सी मल्टीप्लाई में है, तो मैंने नीचे ले जाके उसे और नीचे ले गया, तो मैंने लिख दिया इसे ये। इज इट ओके? अपॉन का अपॉन, ठीक है, ओके। और कॉस ओमेगा टी को मैं लिख रहा हूं साइन, ना प्लस लिखना पड़ेगा, ओमेगा नहीं मर्जी नहीं है, 90 माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन हमें ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की फॉर्म रखनी है। इसमें आप माइनस प्लस कुछ भी कर लो, इसमें आप माइनस प्लस कुछ भी कर लो, लेकिन ओमेगा टी के साथ देखना ना, ओमेगा टी से कितना आगे, ओमेगा टी से कितना पीछे। नहीं पता लगा, कोई बात नहीं, ये लो, ये देखो मेरे पास ये एंगल है ओमेगा टी, इसके साथ ओमेगा टी। अब मैंने इसे लिख दिया मान लो 90 माइनस ओमेगा टी, तो मैं इस वेक्टर को नहीं देख सकता ना, मेरे को इसको देखना पड़ेगा, ये है माइनस ओमेगा टी उल्टा, ठीक है? या इस तरफ मत बनाओ, इस तरफ बनाओ, कि मेरे को इसको देखना पड़ेगा कि ये माइनस ओमेगा टी इस तरफ कितना है। समझोगे कैसे, बताओ? मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसे 90 ओमेगा टी का ना तो साइन चेंज कर सकते हैं, ना ही हम साइन कोस चेंज कर सकते हैं। साइन ओमेगा टी के साथ देखोगे तो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कहाँ पे है। पिछले में मैंने 90 माइनस थीटा क्यों यूज़ किया? क्योंकि बाहर वाले माइनस ने अंदर उसे प्लस कर देना था। हमें इवेंचुअली जो चाहिए, लास्ट में जो चाहिए वो ये चाहिए कि साइन ओमेगा टी के साथ कितना ऊपर या कितना नीचे है। ना साइन का कॉज करेंगे, ना ओमेगा टी का प्लस माइनस चेंज करेंगे, माइनस नहीं कर सकते।
ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया 90 प्लस थीटा यानी कि साइन दिस। अब बताओ कि करंट कहाँ पे फेज में है? नहीं है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, यानी कि फेज ये आगे चल रहा है 90 डिग्री। तो अगर आपने उसे फेजर डायग्राम में ऐसे बनाया है ई नॉट को, तो इसे ओमेगा टी एंगल पे, तो इसे 90 प्लस इधर बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री प्लस पे ये होगा आई नॉट हमारा। उससे ऊपर जितना भी वो था उससे ऊपर 90 जाना है, ठीक है? जैसे हम उससे नीचे 90 गए थे वैसे ही उससे ऊपर 90 जाना है। क्लियर है बात? मुश्किल तो नहीं लग रही? तो पहली लाइन जो मैंने लिखवाई थी कि वो सेम फेज है, अब वो पता लग रहा है कि हर में कैसे बताना है। इंडक्टर आएगा तो करंट 90 पीछे रहता है, कैपेसिटर आएगा तो करंट 90 डिग्री आगे रहता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं हम? एसी डीसी बिहेवियर। ओके, अब बताओ इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? उसे हम लिखेंगे एक्स सी से, और क्या नाम देंगे? उसको दिया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको देंगे कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटर है ना, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस क्योंकि कैपेसिटर है। नाम क्लियर हो गया? वैल्यू बता दो कितनी लोगे? ई नॉट बाय 1/c नहीं सर, ई नॉट तो आता नहीं ना रेजिस्टेंस में, ई नॉट अपॉन आर चाहिए होता है। सर रिएक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस बोल दें, ठीक है? दैट इज 1/c ओमेगा, सिर्फ इतना 1/c ओमेगा। ई नॉट के अपॉन में जो भी होगा, ई नॉट के अपॉन में जो भी होगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसलिए पिछली बार था ओमेगा एल। यस, इसलिए पिछली बार था ओमेगा एल, इसीलिए उसे ऊपर से उठा के मैं नीचे लेके गया, क्योंकि ई नॉट के अपॉन में जो भी होगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, सेम हो गया, बिल्कुल सेम। अब बताओ बिहेवियर सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हुई, इधर देखो, अगर फ्रीक्वेंसी 0 हुई तो कितनी रेजिस्टेंस? इन्फिनिटी। और अगर फ्रीक्वेंसी हुई बहुत बड़ी तो रेजिस्टेंस बहुत छोटी। तो ये क्या करता है? ये ब्लॉक किसको कर रहा है? एसी को कि डीसी को? एसी को ब्लॉक कर रहा है। जिस पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आएगी उसे ब्लॉक करेगा। किस पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आई? सोचो, देखो, ओमेगा 0 है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ना, डीसी यानी कि सॉरी मैं डीसी बोलना चाहती थी, मैंने गलती एसी बोल चाहने से मैं तो लगा मैं क्या बोल रही हूँ, ओके एसी बोल रही हूँ। ठीक है, ब्लॉक डीसी और पास एसी। इसका मतलब क्या हुआ? ये उल्टा कर रहा है बिल्कुल उससे, है ना। तो कैपेसिटर को अगर आप डीसी दोगे तो वो खुद चार्ज होता रहेगा, और एसी दोगे तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मोबाइल बैटरी किस पे चार्ज होती है? डीसी पे। तो जितने भी आपके अडेप्टर होते हैं, अगर आप इस पे अडेप्टर पे देखोगे तो साफ साफ कितने भी वोल्ट का हो, कहाँ गया, ये रहा, इस पे साफ साफ लिखा होता है कितने इनपुट, कितनी आउटपुट, कितना वोल्ट, कितना एम्पियर, और वो एसी टू डीसी सर्किट अंदर लगा देते हैं। वो जो भी ये लिथियम आयन बैटरीज है ना, इन्वर्टर्स वगैरह हैं, मोबाइल की बैटरीज हैं, ये सब डीसी पे चार्ज हो रही हैं। डीसी पे चार्ज होने का मतलब ये है कि आप उन्हें डायरेक्ट करंट भेजोगे तो वो सारा का सारा स्टोर कर लेंगी, पास तो करेंगी नहीं, स्टोर कर लेंगी। स्टोर कर लेंगी तो अपने आप चार्ज होता रहेगा वो। इसे बोलते हैं चार्जिंग की, कैपेसिटर की चार्जिंग। और आप अगर उसे एसी भेजोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जाने देता है कि कोई बात नहीं, उसके काम की नहीं है चीज़। कैपेसिटर याद है, करवाया था 2 प्लेट्स वाला, कौन सी फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता था? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर कर लेता था, है ना। तो आइडिया ये है कि अगर आप रेजिस्टेंस लगाते हो तो उसने जो भी बैटरी आपने लगाई, एसी या डीसी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने दोनों का करंट थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर देना है।
ठीक है, और खुद कुछ चार्ज चूर्ज नहीं होना। अगर आप इंडक्टर लगाते हो तो वो एसी को स्टोर कर लेता है, और डीसी डीसी को रिड्यूस नहीं करता, तो इसमें डायरेक्ट करंट रिड्यूस नहीं होता, अल्टरनेटिंग करंट रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर खुद चार्ज हो जाता है, चार्ज होके क्या करता है, अपने पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है। और अगर आप कैपेसिटर लगाते हो तो वो डीसी को स्टोर करके अपने पास रख लेता है और एसी को जाने देता है। एसी में कोई रिडक्शन नहीं करता, मतलब अल्टरनेटिंग करंट नहीं घटाएगा, ये डायरेक्ट करंट को नहीं घटाएगा, ये दोनों को घटाएगा बिना किसी भेदभाव के, दोनों को वैसे ही कम करेगा। तो तीनों सर्किट्स हमने RLC तीनों हमने यहाँ पे देख लिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। सिंपल आर्टिकल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। तो ये तीनों चीज़ें देखो अच्छे से, पॉइंट्स मेन याद रखना। कल करते हैं आगे।